आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश धारिता। आज का हमारा टॉपिक है आवेश धारिता या विद्युत धारिता भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या डायरेक्ट कैपेसिटेंस कह दो। सिंपल वर्डों में कहें हम तो सिंपल वर्ड में हम कह देंगे किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता आवेश धारिता होती है। केवल चालक की ही पढ़ेंगे हम, चालक की आवेश धारिता। तो इसको हम कहेंगे चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी आवेश धारिता कहते हैं। हमने विभव का एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = KQ/R बिंदु आवेश के लिए। ऐसे ही हमने द्विध्रुव के लिए पढ़ा था KP cos θ/R²। तो P को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे Q × 2A। अगर किसी और आकृति के लिए निकालें विभव तो Q जरूर आता है। तो विभव एक कॉमन चीज है, आवेश उसके समानुपाती होता है। विभव आवेश के समानुपाती होता है, या ऐसे कहो आवेश विभव के समानुपाती होता है। विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल Q। प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से यूं लिखना है कि हमें एक कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट पहले से निर्धारित है। अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएं तो फिर बराबर लगा सकते हैं। समानुपाती हटाकर जब बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा उसको कैपिटल C से व्यक्त करते हैं और इस C को बोलते हैं आवेश धारिता। इसी को आवेश धारिता कहा गया है। ये एक स्थिरांक है, ये एक कांस्टेंट है, यहाँ समानुपाती हटकर आया इसलिए। अतः C = हो गया Q/V। अगर हम किसी में 1 वोल्ट आवेश बढ़ाएं और उसमें 1 कूलाम आवेश बढ़ जाता है तो उसकी धारिता में 1 की वृद्धि हो जाएगी। इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ से देंगे। किसी वस्तु में आवेश तथा उसके विभव का अनुपात, ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो किसी वस्तु में इकाई विभव में वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश। तो C की परिभाषा हम यहाँ से और ले लेंगे। इस धारिता की जो परिभाषा है वो यहाँ से लिखेंगे। किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश को
उसकी धारिता कहते हैं। यहाँ केवल धारिता लिख रहे हैं, इसका मतलब आवेश धारिता ही है। किसी चालक को इकाई आवेश देने पर उसके विभव में अगर इकाई वृद्धि होती है तो इसका मान भी इकाई हो जाएगा। ऐसे कह सकते हो किसी चालक के इकाई विभव में वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश। ये तो हो गया फॉर्मूला और ये परिभाषा, बेसिक फॉर्मूला। अब सी के बारे में बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, क्योंकि ये भौतिक राशि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आप। आवेश धारिता एक अदिश राशि है। दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। आवेश अदिश है, विभव या विभवांतर अदिश है, तो दो अदिशों के अनुपात से अदिश राशि ही बनती है। तो ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होता है फैराड। एफ से डिनोट करते हैं। फैराड है, फैराडे नहीं है। फैराडे आवेश का मात्रक था। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। जो फैराडे है वो आवेश का एक व्यवहारिक मात्रक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फैराड की, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक है ये फैराड। वैसे इससे मात्रक बनेगा कूलाम पर वोल्ट। तो एक कूलाम पर वोल्ट को नाम दे दिया एक फैराड। तो जब स्पेशल नाम है तो वही यूज करेंगे। इसकी विमा अगर इसकी विमा चाहिए तो इन दोनों की विमा लिख लेंगे। अब इन दोनों की विमा में ठीक है, लेकिन इसकी विमा याद नहीं है तो हमें चाहिए Q/V की विमा। लेकिन जैसे मैं कहूँ मुझे तो इसकी याद नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। इसका फॉर्मूला है कार्य बटे आवेश। तो कार्य बटे आवेश लिख देंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो Q²/W। आवेश की विमा होती है AT। दोनों पर स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर है, यहाँ लगाने की बजाय डायरेक्ट ही लगा देते हैं। नीचे कार्य की विमा होती है mL2T-2। अगर कार्य की भी याद नहीं है तो कार्य की निकालनी पड़ेगी बल गुणा विस्थापन से। इसको ऊपर ले जाएंगे m इनवर्स, इसको ऊपर लेकर जाएंगे L की घात -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T की घात +2 पहले से है यहाँ, तो 4 हो जाएगी टोटल, और A²। क्रम यही रखना है mLTA। तो ये हो गया इसकी विमा। तो इसकी विमा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसके बाद ये राशि किस पे डिपेंड करती है और किस पर नहीं करती। C का मान Q तथा V पर निर्भर नहीं करता। किस किस पे डिपेंड करता है, इसको अलग पॉइंट में ले लेते हैं। इसका मान चालक के आकार, आकृति, माध्यम
तथा अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। देखो फॉर्मूला ये था Q = CV, तो ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी हटकर आया है ये C। जिस फॉर्मूले में समानुपाती हटाकर कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट उस सूत्र में अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता। जैसे यहाँ समानुपाती हटकर आया है ये, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये दोनों समानुपाती हैं, तो ये किसी एक पे डिपेंड नहीं कर सकता, ना इस पे डिपेंड करेगा ना ही इस पर। जैसे V = IR या RI, तो ये ओम का नियम है V प्रोपोर्शनल I, तो यहाँ समानुपाती हटकर जब R आएगा तो ये R इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं जिनमें समानुपाती हटकर कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता उस सूत्र में। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी बना दी जाए कि Q चेंज हुए बिना V चेंज हो जाए। एक्चुअल में हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे C = Q/V। अब ये दोनों समानुपाती है, आवेश दुगना करोगे तो ये भी दुगना हो जाएगा, अनुपात वही रहेगा, इसलिए ये इन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी बना दी जाती हैं जिनमें इन दोनों का एक चीज़ चेंज कर दिया जाए, जैसे आवेश को चेंज ना करें और विभव चेंज हो जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई दूसरी वस्तु रखते हैं। पर्टिकुलर एक चालक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक चेंज हो जाए, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ चालक की उपस्थिति। कोई अन्य चालक है तो उससे फिर चेंज हो सकता है C। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आकार, चालक जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आकार बढ़ता जा रहा है तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से आकार पे डिपेंड करता है। दूसरा आकृति, अलग अलग शेप का कोई चालक है तो सब में आवेश धारिता अलग अलग होती है, तो शेप पे भी डिपेंड करती है, आकृति पर भी निर्भर करती है। तीसरा माध्यम, यहाँ ε0 आता है, Q से V उत्पन्न हो रहा है तो वो सब माध्यम पे डिपेंड करता है और फॉर्मूले में बात करेंगे। और चालक की उपस्थिति, कोई और चालक है तो वो कैसे प्रभावित करता है इसको हम अलग से बाद में बात करेंगे, सिद्धांत में देखेंगे, संधारित्र में। इसके बाद में हम ग्राफ लेते हैं Q और V के बीच में। Q व V के मध्य वक्र, Q और V आपस में समानुपाती है तो समानुपाती वाला ग्राफ स्ट्रेट आएगा ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट होगा। आवेश 0 है तो विभव 0 होगा। इससे हम यहाँ पर एक अल्टीट्यूड डालें, एक लंब डालें, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये विभव को दर्शाएगी यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं इस पॉइंट पर विभव का मान है V1, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये डिफरेंस V1 V अक्ष पर मापी गई दूरी V की पदों में ही आएगा, V के पदों में ही आएगा। तो यहाँ x अक्ष पर हमने विभव लिया है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस विभवांतर हो जाएगा जो कि V1 होगा। ऐसे हम यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा मान लो Q1, तो ये डिफरेंस आवेश के पदों में आएगा। ये Q1 है, यहाँ आवेश 0 होगा, तो मान लेते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है Q1। ये भुजा इसके बराबर है इसलिए इसका मान भी Q1 हो जाएगा। O A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। मान लो ये एंगल है थीटा। अब ले लेते हैं त्रिभुज OAB। इस त्रिभुज से हम tan थीटा का मान लिखें तो tan थीटा हो जाएगा AB/OB, लंब बटे आधार AB/OB।
ए बी की वैल्यू है Q1 और ओ बी की वैल्यू है V1, या डायरेक्ट QV भी ले सकते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा C, क्योंकि Q/V होता है C। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें कि किसी चालक की जो धारिता है वो उस स्लोप के बराबर होगी जो कि QV वक्र बनाएगा। ये जो लाइन है ये है QV वक्र, QV कर्व, और ये है विभव अक्ष। QV वक्र और विभव अक्ष, इनके बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट, उसका tan धारिता के बराबर होगा। तो ये एक निष्कर्ष निकाल लिया यहाँ हमने। QV वक्र का V अक्ष के साथ ढाल या प्रवणता, इंग्लिश में कहेंगे इसे ढाल को स्लोप, और ग्रेडियंट भी कह सकते हो आप। चलो रहने दो इतना सब, सिंपल स्लोप ही याद करो, इनफ है ये। तो QV जो वक्र है वो V अक्ष के साथ जितना स्लोप बनाएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप को हम कहेंगे tan थीटा। यहां ये जो स्लोप है ये tan थीटा है। आवेश धारिता के समान होता है, आवेश धारिता के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन, 1 फैराड की परिभाषा। एक फैराड को हम इस वाले फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, C = Q/V। यदि V की वैल्यू रख दें 1 वोल्ट और Q का मान 1 कूलॉम, तो धारिता का जो परिमाण होगा, संख्यात्मक मान होगा, वो 1 हो जाएगा और उसको हम 1 फैराड कहेंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी चालक को 1 कूलॉम आवेश देने पर यदि इसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो इसकी धारिता को 1 फैराड कहते हैं। इसकी धारिता 1 फैराड कहलाएगी। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए यदि 1 कूलॉम आवेश की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है उसकी धारिता 1 फैराड होगी। तो इस तरह से दूसरे वॉइस में भी कह सकते हो। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक एग्जाम्पल देखिए, निम्न वक्र में 2 चालक, या निम्न चित्र ले लेते हैं। निम्न चित्र में 2 चालक A व B के QV वक्र दर्शाए हैं।
इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करो। ग्राफ ले लेते हैं, ये क्वेश्चन के साथ ही है ग्राफ। ये Q, ये V, ये दो चालक हैं अलग अलग, ये A, ये B, ये एंगल है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। बस इतना दिया हुआ है हमें। ये ओरिजिन हो जाएगा मूल बिंदु। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि V अक्ष के साथ जो एंगल है उस पर tan लगा दो, धारिता बन जाएगी। कई बार विभव इधर रख दे दिया जाता है तो एंगल इधर वाला लेना है। जैसे अगर ये 30 है, अगर V इधर होता तो वो फिर 60 लेना पड़ता। तो एंगल हमेशा V अक्ष के साथ लेना है, चाहे वो किधर भी हो। पहले हम एक ही धारिता निकालते हैं। तो एक ही धारिता CA मान लो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, क्योंकि हमारे पास में Q और V तो है ही नहीं, तो यही लग सकता है। तो एक ही जो धारिता है वो हो जाएगी tan 60, क्योंकि इसका एंगल 60 है। tan 60 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया। इसी तरह से B की धारिता, इनके मात्रक नहीं है तो हम इसका मात्रक भी नहीं लिख सकते। वैसे फेरेड ले लेते हैं जनरली हम SI पद्धति, लेकिन एक्चुअल बात करें तो जब तक इनके कोई मात्रक नहीं है हम इसके मात्रक की श्योरिटी नहीं कहेंगे। B की धारिता, इसको मान लेते हैं CB, ये हो जाएगा tan 30, क्योंकि इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। लेकिन हमसे इनका अनुपात पूछा है, अतः अनुपात हो जाएगा CA/CB √3/1/√3। ये √3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CA और CB का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3:1। यानी कि इसकी धारिता इससे 3 गुना है। एंगल डबल है लेकिन tan में मान जस्ट ट्रिपल हो जाएगा। tan 30 से tan 7 बढ़ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर आधारित न्यूमेरिकल हो गया एक। कई बार धारिता को डिनोट करते हैं, जैसे 1 मिली फैरड, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो फैरड हो जाएगा। माइक्रो फैरड तो -6 हो जाएगा माइक्रो की जगह, क्योंकि फैरड काफ़ी बड़ा मात्रक है। प्रैक्टिकली 1 फैरड किसी चालक में आवेश 1 फैरड धारिता होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में एक नैनो फैरड -9 फैरड, और एक है पीको फैरड, स्मॉल p और पीको। तो ये जो प्रीफिक्स हैं ये हम चार्ज में भी यूज करते हैं, आवेश में, धारिता में, तो ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इसलिए डिस्कस किया है मैंने अगेन, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आप इन्हीं में देखोगे। कई बार क्या होता है, ऐसे भी लिखा रहता है 2 बार माइक्रो 10⁻⁻⁶ -6 तो -12। ऐसा अक्सर कमर्शियल लेवल पे यूज होता है, लेकिन आपके बुक्स वगैरह में ये यूज होगा। एक्चुअल कंडेंसर वगैरह में कई बार लिखा रहता है तो वो ये हो जाता है, डबल म्यू लिखा होता है उसकी जगह। तो इस तरह से मात्रक यूज कर लेते हैं। इसके बाद लेते हैं चालक गोले की धारिता।
चालक गोले की धारिता। मान लेते हैं ये चालक गोला है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इस पर पूरे पर चार्ज मान लेते हैं Q और इसकी सरफेस पर विभव V। तो गोले की सतह पर विभव, इस गोले की सतह पर विभव ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। गोले की सतह पर विभव का फॉर्मूला है ये। तो गोले की सतह का आवेश और इसकी त्रिज्या, इसी से धारिता निकल जाएगी। अतः इसकी आवेश धारिता तो आवेश धारिता Q अपॉन V इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी तक हमने बेसिक फॉर्मूला यही पढ़ा है। Q अपॉन V का मान निकाला है, इसको रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये चारों ऊपर चले जाएंगे। तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर मान लो इसके पास में माध्यम है, मीडियम है, तो 4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे सिर्फ, या इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R कर देंगे। तो एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। ये हो गया माध्यम में। तो माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। C की वैल्यू एप्सिलॉन R गुना हो जाएगी। तो ये माध्यम पे निर्भर कर रहा है। त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी त्रिज्या के समानुपाती है, मतलब जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतना ही बड़ा गोला होगा और उतनी ज़्यादा धारिता होगी। तो इससे ये भी समझ में आ गया कि इस आकार पे निर्भर करता है, आकृति पे इसलिए निर्भर करता है कि हर आकृति के लिए विभव अलग अलग होता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी को चालक गोले के समान माना जा सकता है। पृथ्वी एक चालक गोला है जिसका सारा आवेश सतह पर ही रुकता है, और चालक गोले की धारिता यह है, तो यही फॉर्मूला इसके लिए यूज कर लेंगे। अतः पृथ्वी की आवेश धारिता पृथ्वी की आवेश धारिता के लिए गोले की धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पृथ्वी के चारों तरफ एयर है, वैक्यूम और एयर के लिए हम ये यूज करते हैं इनटू R। या तो इनकी सेपरेट वैल्यू रखो, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसको ऊपर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। R पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि इतनी मीटर होती है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर राउंड फिगर में है। वैसे तो 6380, 70 अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन हमें ये यूज करनी है। तो ये लगभग आता है 711 माइक्रोफैरड। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए क्योंकि ये भी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो। कई बार ये डायरेक्ट पूछा है पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो आपको ये लिख के आनी है डायरेक्ट, और पूछता है निकालो, तो फिर आपको थोड़ा सा ही करना है बस। चालक गोले का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगा दिया। तो पृथ्वी की धारिता भी माइक्रो में है, जबकि पृथ्वी इतना बड़ा चालक है, इसलिए 1 फैरड तो बहुत बड़ा मात्रक हो गया। 1 फैरड सामान्यतः किसी चालक में नहीं आ सकता।
चलो हम मान लेते हैं एक चालक ऐसा मानकर चलो कि जिसकी धारिता 1 फैराड हो। मैं ये फॉर्मूला दोबारा यूज करता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको नीचे ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू आर। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 और धारिता 1 फैराड। तो फिर त्रिज्या चाहिए 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या है इतनी। चलो तुलना करके देखते हैं। ये कोई अज्ञात चालक मान लो जिसका साइज ये है और अर्थ से इसको कंपेयर करते हैं। अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10⁻⁶, इसको लिखेंगे 90/64, डेसिमल हटा के ले जाएं और 3 जीरो फिर भी बच जाएंगे। चलो इसको अलग ही रहने दो अभी। तो लगभग ये हो गया 3.2, इसको 60 मान लो। एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा लगभग 1 यानी कि 1500 गुना। पृथ्वी से 1500 गुना ज़्यादा त्रिज्या लें और फिर ऐसा कोई ग्रह ले लें। पृथ्वी का साइज अगर 1500 गुना ज़्यादा होता त्रिज्या, तब पृथ्वी की धारिता 1 फैराड होती। तो 1 फैराड धारिता प्रैक्टिकली बहुत बड़ी धारिता है, बहुत बड़ा मान है, जो सिंपल किसी चालक में पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी इतनी बड़ी होने के बाद भी इसकी धारिता 1 फैराड नहीं पहुंच पाई। इसलिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिससे धारिता बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक गिलास है 1 लीटर का और मुझे इसमें मान लो 100 लीटर पानी भरना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि इसमें पानी चलता रहना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, तो फिर एक तरीका है, इसमें नीचे से एक रास्ता बना दो और कोई टैंक में लगा दो, इसे लीकेज कर देते हैं एक, तो इसको भरते जाओ, ये खाली होता जाएगा। जितनी इसकी क्षमता होगी अब उतनी धारिता होगी। मान लेते हैं ये टैंक 1000 लीटर का है, तो ऐसी कुछ कंडीशन बना के कर दिया। वैसे गिलास को हमने अगर आइसोलेटेड रखा होता, विलगित रखा होता, अलग रखा होता, तो इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन अब क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसके साथ में एक अन्य बर्तन को, एक अन्य टैंक को रख दिया। तो ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं, इसके पास में एक और चालक रख दो। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव दे दो, जो इसकी प्रभाव को कम कर देगा। तो विपरीत आवेश वाले चालक को अगर हम नज़दीक ले आते हैं तो उसकी धारिता को बढ़ा सकता है, लेकिन अकेला चालक नहीं करेगा। एक विलगित चालक है, सिंगल चालक है ये, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एक और चालक ले आओ, कोई और तरीका है जिससे भी कर सकते हैं। कुल मिला के कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे धारिता बढ़ सकती है। तो यहाँ मैंने गिलास में जैसे परिवर्तन किया, उसको विलगित नहीं छोड़ा, उसमें एक रास्ता बना दिया। अब इसमें रास्ता तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो इस तरह का सिद्धांत जिसमें हम लगाते हैं उसको कहते हैं संधारित्र। कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना धारिता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जैसे मैंने गिलास के आकार को बढ़ाए बिना उसके अंदर आयतन की क्षमता को बढ़ा दिया, पदार्थ रखने की क्षमता को बढ़ा दिया, तो वो एक अलग तरीका था, एक अलग रास्ता था। तो ऐसे इसमें भी एक अलग तरीका होगा। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा होगी संधारित्र
एक ऐसी विद्युत युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना विद्युत धारिता को अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है। आकार बढ़ाए बिना धारिता को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? संधारित्र का बढ़ाने का सिद्धांत क्या है धारिता बढ़ाने का? तो शॉर्ट में तो हम ऐसे ही कहेंगे कि किसी आवेशित चालक है, उसके समीप दूसरा चालक रख दो जिसमें विपरीत आवेश है, तो ये क्या करेगा? इसके आवेश को तो छेड़ेगा नहीं, इसमें जितना आवेश है उतना ही रहेगा। मान लो ये कोई चालक है ए, इसमें मान लो +5 कूलम +5 माइक्रो कूलम आवेश है, तो इसको तो प्रभावित करना ही नहीं है, इसके टच नहीं करोगे तो प्रभावित भी नहीं होगा। बस आपने एक नज़दीक नेगेटिव चार्ज वाला एक वो रख दिया चालक -5 माइक्रो कूलम का, तो इसके चालक को आवेश को प्रभावित किए बिना ये इसके विभव को कम कर देगा, क्योंकि विभव तो दूर तक प्रभाव डालेगा। इसके कारण यहाँ पर जो विभव होगा वो माइनस का होगा। मान लो इस चालक पर विभव है +10 वोल्ट और इसका विभव है -10 वोल्ट, और मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका जो विभव है वो -9 तो काम कर ही रहा है, तो -9 को जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा +1 वोल्ट। तो ये इसके पॉजिटिव वोल्टेज के प्रभाव को काफ़ी कम कर देगा। तो C = Q/V में Q को प्रभावित किए बिना Q चेंज नहीं होगा और V कम हो जाएगा, तो V 10 गुना कम होते ही धारिता 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस सिद्धांत को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये तो मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, और डिटेल स्टडी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार वगैरह। आज इतना ही।